हेलो, वेलकम टू अनअकैडमी। स्टूडेंट्स, आज अनअकैडमी इंडिया में यूपीएससी सीएससी की तैयारी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। डेली लाइव क्लासेस होगी जिसमें आप अपने एडुकेटर्स के साथ चैट कर सकते हो, डिस्कशंस में एंगेज हो सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो और आंसर कॉल्स की फैसिलिटी अवेलेबल है। सारे के सारे कोर्स स्ट्रक्चर्ड है। जिस तरह से यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस है, जैसा पैटर्न है, उसी हिसाब से सारे कोर्स डिजाइन किए गए हैं। लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस की फैसिलिटी है और अनलिमिटेड एक्सेस है। मतलब एक बार अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते हो मेरे रेफरल कोड नवीन 1 को यूज करके, तो मेरे साथ साथ यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराने वाले अनअकैडमी पे जितने भी एडुकेटर है सबके कोर्स तक आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस होगी। मेरा नाम नवीन तंवर है। यूपीएससी के फील्ड में 6 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है, 6 टाइम मेंस और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है। मंथली करंट अफेयर मैगजीन का एडिटर हूँ। ज्योग्राफी से मेरी मास्टर्स किया है। ज्योग्राफी से ही यूजीसी नेट और जेआरएफ दोनों क्वालिफाइड हूँ। अगर आप मेरी क्लासेस की पीडीएफ चाहते हैं तो अनअकैडमी_नवीन तंवर ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है। यहाँ पे सारी क्लासेस के पीडीएफ और अपडेट्स अवेलेबल होते हैं। और unacademy.com पे जाके आप नवीन तंवर के नाम से मेरी प्रोफाइल को भी सर्च कर सकते हो और फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पे आपको मेरे साथ साथ इंडिया के 100+ टॉप एजुकेटर्स से पढ़ने का मौका मिलेगा। कॉम्प्रिहेंसिवली सारे सिलेबस को कवर किया गया है यूपीएससी सीएससी के। अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो 2 ऑप्शन है, प्लस और आइकॉनिक। प्लस 1 महीने से लेके 3 साल तक का ऑप्शन है। साल भर की फीस है 49,500, 2 साल की 72,000 है और 3 साल की 90,000। मेरे रेफरल कोड नवीन 1 को यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सेकंड ऑप्शन है आइकॉनिक। आइकॉनिक क्यों बेटर है प्लस से? यहाँ पे पर्सनल कोच होता है, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, स्टडी प्लान्स होंगे और आपको पर्सनली फीडबैक मिलेगा। ये भी 1 साल, 2 साल और 3 साल का ऑप्शन है। साल भर की फीस 69,500, 2 साल की 1,07,000, 3 साल की 1,41,000। अगर मेरा रेफरल कोड नवीन 1 अप्लाई करते हो तो फिर से आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। उसके साथ ही आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी तैयार कर सकते हो। 1 महीने से लेके 3 साल तक का ऑप्शन है। 27,500 साल भर की फीस है, 2 साल की 40,000, 3 साल की 50,000 है। फिर से मैं आपको कहूंगा कि रेफरल कोड नवीन 1 अप्लाई करेंगे तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा। उसके साथ ही ध्यान रखें स्टूडेंट, जब भी सब्सक्राइब करें मिनिमम 1 ईयर, मिनिमम बोल रहा हूं मैं, वैसे तो आइडियली आपको 2 ईयर का करना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट मिनिमम 1 ईयर का करें, क्योंकि जिस तरह का यूपीएससी का सिलेबस है उसको कवर करते करते मिनिमम आपको 1 ईयर जरूर लगेगा। तो इसलिए साल भर का सब्सक्रिप्शन ले। उसके साथ ही हर महीने 2 बार अनअकैडमी कॉम्बैट में आप जरूर पार्टिसिपेट करिए। इस महीने एक बार 6 दिसंबर के दिन हो चुका है ये कॉम्बैट। नेक्स्ट टाइम 20 दिसंबर यानी कि आने वाला जो संडे है 2-3 दिन बाद, उस दिन होगा। इस कॉम्बैट में होगा क्या, 45 क्वेश्चंस होंगे, 45 मिनट 60 क्वेश्चंस और 13 कॉम्बैट्स होंगे, 6 सेक्शंस होंगे, रिलेटिव स्कोरिंग होगी और अल्टरनेटिव संडे पे होगा ये। जो फर्स्ट विनर होगा उसको एप्पल मैक एयरबुक, सेकंड को एप्पल आईपैड मिनी, थर्ड को एप्पल एयरपोर्ट्स और जो टॉप 100 रैंकर्स है उनको 100 मतलब ₹1000 के अमेजॉन वाउचर्स मिलेंगे। टॉप 100 रैंकर्स को 27 जून 2021 के दिन आपका प्रीलिम्स होने वाला है। सिर्फ 6 महीने बचे हैं, इसलिए थोड़ा सीरियस हो जाइए। अनअकैडमी बहुत सारे बैच लॉन्च करने वाला है आने वाले दिनों में प्रीलिम्स 21 को लेके। तो 2021, 2022 और 2023 को लेके नए बैचेस लॉन्च होने वाले हैं। तो बस ध्यान रखना, अगर आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए और नवीन सर की मेंटरशिप चाहिए तो आपको रेफरल कोड नवीन 1 को अप्लाई करना है। आज का जो हमारा सेशन, इसमें हम देखेंगे डेली न्यूज एनालिसिस, डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज और टॉपिक ऑफ द डे। 17 सितंबर, दिसंबर का दिन है, सितंबर नहीं दिसंबर है ये। देखिए पहली खबर क्या है आज की। ये आज के द हिंदू की खबर है और ये जाएगी जनरल स्टडीज पेपर 3 में। ओके, सरकार क्या कह रही है यहाँ पे, पेपर 3 और पेपर 2 दोनों में है, क्योंकि ये पॉलिसी डिसीजंस होगा जिसका इसके अंदर बहुत सारे टेक्निकल एंगल और इकोनॉमिक एंगल भी है। मुद्दा यह है कि कैबिनेट क्लियर स्पेक्ट्रम ऑक्शन, मतलब जो स्पेक्ट्रम है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए जो आने वाले दिनों में
अपना जो निर्णय दिया है कि शीघ्र ही स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी और इससे सरकार को 3.92 लाख करोड़ रुपए की प्राप्त होने की जो संभावना है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा स्टूडेंट्स की स्पेक्ट्रम होता क्या है। ये देखिए, आम शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। पहले तो टेक्निकल डेफिनेशन बता देता हूं कि जो स्पेक्ट्रम एक तरह की रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम होता क्या है, रेंज ऑफ रेडियो वेव्स, मतलब रेडियो तरंगों की ऐसी रेंज है जिसका इस्तेमाल कम्युनिकेशन में किया जाता है। ओके, और इसमें फ्रीक्वेंसी बड़ी मैटर करती है। फ्रीक्वेंसी, आवर्ती बोलते हैं इसको, जिसको बोला जाता है पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी अगर मैं बात करूं, दो चीज समझ लो, उसके बाद स्पेक्ट्रम समझना आसान हो जाएगा। एक फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब पर सेकंड में जो वेव्स है उनका रिपीटिशन कितने नंबर पर सेकंड, वेव्स नंबर ऑफ रिपीटिशन को हम देखते हैं, नंबर ऑफ रिपीटिशन। देखो, एक आम भाषा में समझने की कोशिश करो। सड़क देखी है आपने, बहुत सारी लेन होती है। ये सपोज करो ये कोई एरिया है, ये एरिया है। अब इस एरिया में लोगों को अपना व्हीकल्स का मूवमेंट करना है, अपने वाहन चलाने हैं। तो एक तरीका तो ये है कि जिसकी मर्जी जैसे चले, कोई इधर को चले, कोई इधर को, कोई इधर को, कोई इधर से, कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे। तो इससे क्या होगा, इस पूरी सिचुएशन से क्या होगा, ट्रैफिक जैम। ओके, ट्रैफिक की प्रॉब्लम होगी। सरकार फिर क्या करती है, सरकार बोलती है भैया ये एरिया है ना, इस पे मैं सड़कें बनाऊंगी। ये 1 लेन, 2nd लेन, 3rd लेन, बीच में डिवाइडर हो गया। ओके, फिर यहां पे एक और लेन और एक और लेन, और उसमें भी मैं डिसाइड कर दूं कि जो इस लेन में चलेगा वो 100 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलेगा, इस वाली लेन में 60 किलोमीटर की स्पीड वाली चलेंगे, इस वाले में 40 किलोमीटर की चलेंगे, या इसमें आपकी कार, जीप्स चलेगी और इसमें हैवी व्हीकल्स चलेंगे, ताकि ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सके। सेम इस तरीके से ही स्टूडेंट समझने की कोशिश करो, जो आपके चारों तरफ जो कम्युनिकेशन के लिए रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं हम, तो किस फ्रीक्वेंसी में और किस बैंड में, मतलब किस बैंड में किस तरह की तरंगों को या किस तरह के कम्युनिकेशन को सेंड करने की आपको जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, वो आपका स्पेक्ट्रम है। तो 2G, 3G, 4G, 5G ये जो सर्विसेज हैं, ये आप रेडियो वेव्स के इस्तेमाल से ही इनको इस्तेमाल कर पाते हो। तो उनका सरकार आवंटन करती है कि किस किस को किस रेंज के लिए। जैसे FM, भाई जो FM और AM की जो सर्विस है, FM की जो सर्विस है, उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज अलग होगी। तो अलग अलग बैंड विड्थ सरकार दे देती है ताकि उसका कम्युनिकेशन के पर्पज से इस्तेमाल किया जा सके। आई होप आपको कुछ क्लियर हो रहा होगा। सॉरी, तो ये आपका स्पेक्ट्रम है। अब ये देखो, कुछ और चीज समझने की कोशिश करो। ये अलग अलग तरह की वेव्स है, ये अलग अलग तरह की वेव्स है। ये देखिए, ये वाली अलग वेव्स, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग। देखो, जो लास्ट वाली है इसको नंबर 5 बोलूंगा, ये 4, ये 3, ये 2 है और ये 1 है। अब आप देखो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी ज्यादा है। देखो डिस्टेंस तो उतनी है, सबकी डिस्टेंस उतनी है। ओके, लेकिन यहां पे देखो इसकी फ्रीक्वेंसी हर सेकंड में कितने ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। ये देखो, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये ले। और जो पहले नंबर वाली में देखिए 1, 2 और 3। तो यहां पे उसी दूरी में, उसी टाइम में ये इसकी फ्रीक्वेंसी 5 नंबर वाले की ज्यादा है। इट मींस ये ज्यादा क्या है, इसको अगर यहां से इसके थ्रू मैसेज कम्युनिकेट करना है
तो यहां पे एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा और यहां पे एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होगी। तो इसी तरीके से जो आपके चारों तरफ तरंगों का एक जाल है, हर वक्त आपकी चारों तरफ से घेरी हुई है, वो उन तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है कम्युनिकेशन में। तो किस बैंड में कौन सी तरंगे होंगी, किस तरह का डेटा होगा, उसको सरकार स्पेक्ट्रम के आवंटन के थ्रू कंट्रोल करती है, उसको सरकार मैनेज करती है, जिसके लिए स्पेक्ट्रम आवंटित किया जाता है। डन। अब आगे चलते हैं। तो यही है कि स्पेक्ट्रम बिक्री को कैबिनेट की मिली मंजूरी। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार विभाग के स्पेक्ट्रम नीलामी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखो, क्यों स्पेक्ट्रम की बोली फिर से मंजूरी दी जा रही है। एक तो नंबर ऑफ यूजर्स इंडिया के अंदर काफी बढ़ गए हैं। भाई, अगर आप उसी एरिया में बहुत ज्यादा ट्रैफिक बढ़ेगा तो सरकार को ज्यादा उसको मैनेज करने की जरूरत पड़ जाएगी। तो इसी तरीके से नंबर ऑफ यूजर्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो स्पेक्ट्रम की डिमांड भी बढ़ रही है। तो केंद्र सरकार के द्वारा देश में 4G टेलीकॉम सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए 3.9 लाख करोड़ रुपए के मूल्य निर्धारण के साथ 2251.25 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी का प्रस्ताव किया जा रहा है। जो यह नीलामी है वो 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800, 2100, 2300 और 2500 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, आ गया ना फ्रीक्वेंसी, मैंने समझाया कि नंबर ऑफ साइकिल उस बैंड्स के स्पेक्ट्रम के लिए होगी। और जो ये स्पेक्ट्रम दिया जाएगा ये 20 सालों की इसकी वैलिडिटी होगी। जिन भी कंपनीज जो इसको खरीदेगी या जो सक्सेसफुल इसको जीत पाएगी नीलामी में, उनको ये 20 साल की अवधि तक दिया जाएगा। नीलामी के माध्यम से स्पेक्ट्रम के उपयोग का अधिकार प्राप्त करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाता अपने नेटवर्क, जो उनका नेटवर्क है, भाई ज्यादा स्पेक्ट्रम मिलेगा, इट मींस उनको ज्यादा स्पेस मिल रहा है उसको यूज करने का, तो अपने नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने में वो समर्थ होंगे। जबकि पुराने वाले तो क्या होगी, ऑलरेडी उनके पास क्या था, एक नेटवर्क था, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। और जो नए सर्विस प्रोवाइडर होंगे वो अपनी नई तरह की सेवाओं को शुरू कर पाएंगे। और जो सफल बोली दाता होंगे, बिडर्स होंगे, जो बोली, क्योंकि सरकार तो बोल देगी चलो भाई मैं 700 मेगाहर्ट्ज वाले के लिए बोली शुरू करती हूँ, 800 मेगाहर्ट्ज वाले के लिए बोली शुरू करती हूँ। मतलब बिल्कुल ऐसे ही मानना कि वो सड़कें हैं, बहुत सारी ये सड़कें हैं, सरकार बोल रही है चलो भाई इसके लिए बोली लगाओ, कौन कितना लगा रहा है, इस वाली सड़क के लिए बोली लगाओ, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, सबके लिए सरकार अलग अलग बोली लगवाएगी। तो वो क्या होगी, तो इस पूरी बोली राशि का एक मुश्त भुगतान करना होगा, या तो एक काम होगा भाई, जोन सी भी कंपनी जीतती है या तो एक टाइम में ही उसका सारा का सारा पेमेंट कर दे, या वो फिर निश्चित राशि, मतलब या इंस्टॉलमेंट में दे दे। जैसे 700, 800, 900, जो 700, 800 और 900 मेगाहर्ट्ज बैंड की स्पेक्ट्रम जिनको मिलेगा उनको शुरुआत में 25% राशि देनी पड़ेगी। सपोज करो ये 1000 रुपए की है, 700, 800 और 900 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रम की टोटल कीमत है 1000 रुपए। वैसे 1000 नहीं है, ये तो लाखों करोड़ों की बात होती है समझने के लिए। तो सरकार क्या कह रही है, जो ये 700, 800 और 900 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का जिनको चाहिए वो शुरुआत में क्या करेंगे, 25% राशि का भुगतान कर देंगे। यानी कि 1000 का 25% कितना, 250 रुपए। और जो 1800, 2100 और 2500 के बैंड्स के लिए जिनको स्पेक्ट्रम चाहिए उनको देना होगा कितना, 50% का एक मुश्त भुगतान करने का विकल्प चुना जाएगा। और जो बाकी की राशि बच जाएगी, भाई ये बाकी का इस वाले में 75% बचा और जो इस वाले में बाकी 50% बचा, उस राशि का 2 वर्ष के ऋण स्थगन के बाद, मतलब 2 साल तक तो कुछ नहीं देना, लेकिन उसके बाद 2 साल के बाद 16 समान किस्त वार्षिक किस्तों में भुगतान करना होगा। समझ गए ना भाई, 20 साल के लिए दिया गया, 20 साल के में देखो शुरुआत में 25% की दे दो, 50% की डाउन पेमेंट दे दो, उसके बाद 2 साल तक कुछ मत दो, लेकिन उसके बाद हर साल
आपको एक किश्त देनी होगी। इस तरीके से टोटल 20 साल की अवधि पूरी हो जाएगी और वो स्पेक्ट्रम की राशि सरकार के पास आ जाएगी। ये पूरा सरकार ने इसका प्रॉपर तरीके से इसको मैनेज करने की कोशिश कर रही है। बोला जा रहा है अगले साल 2021 में मार्च तक सरकार इसका बोली लगा के इसको आवंटन करने की तैयारी कर रही है। अगली खबर है, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। इंडिया गोज डाउन टू रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जो HDI है उसमें भारत की रैंक 2 स्थान नीचे गिर गई। पिछले साल 129 थी तो इस साल 131 हो गई। ये देखिए 2 स्थान नीचे गिर गई। -2 दिखाई गई है यहाँ पे। रूस की भी -3 है यहाँ पे। श्रीलंका की स्थिति सुधार हुई है, ब्राजील जैसा था वैसा ही है। चाइना की स्थिति 2 स्थान सुधरी है। साउथ अफ्रीका 1 स्थान उभरा है। बांग्लादेश की 1 स्थान बेहतर हुई। नेपाल की 1 स्थान बेहतर हुई। पाकिस्तान जैसा था वैसा ही है। तो इंडिया की रैंक आई है 2019 में 131, यानी कि 2018 में थी 129। अब ये कौन से पेपर में जाएगा? जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट, जनरल स्टडीज पेपर सेकंड, जनरल स्टडीज पेपर थर्ड, तीनों में जाएगी ये खबर। ओके, क्योंकि HDI के अंदर जिन मानदंडों का इस्तेमाल किया जाता है कहीं ना कहीं वो सोशल सामाजिक मानदंड है। HDI में जो स्थिति इंप्रूव होती है, खराब होती है, कहीं ना कहीं नीतियां उसके लिए जिम्मेदार होती है। तो नीतिगत जो निर्णय पेपर 2 और जो HDI है, क्योंकि उसका इंपैक्ट आपकी इकोनॉमी पे पड़ता है, इसलिए कहीं ना कहीं GS पेपर थर्ड। और क्योंकि इस साल HDI के अंदर पर्यावरण को भी एक संकेतक के रूप में, उसको एक मैट्रिक्स के रूप में कंसीडर किया गया है, तो ये GS पेपर थर्ड एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को भी इसमें कंसीडर किया जाएगा। देखते हैं पूरी मामला क्या है। ये देखो, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात UNDP द्वारा, कौन जारी करता है इसको? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसके द्वारा मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 2018 की तुलना में 2 स्थान नीचे आ गया। वो मैंने बताया था 129 था, 129 से गिर के कितना हो गया? 131। तो टोटल 189 देशों की सूची में भारत का स्थान 131वां है। हालांकि यदि सूचकांक में विकास के नाम पर पृथ्वी पर पड़े दबाव, ये देखो, जिसको बोला गया इसमें प्लैनेटरी प्रेशर, मतलब HDI UNDP का मानना है कि HDI तो ठीक है, जो हमारे पैरामीटर है वो पुराने वाले हैं, लेकिन अगर उन पैरामीटर्स के अंदर हमने विकास के नाम पे प्राकृतिक संसाधनों का कितना दोहन किया, प्रकृति को कितना एक्सप्लॉइट किया, अगर उसको ध्यान में रखकर HDI निर्धारित करते तो भारत की स्थिति 8 स्थान और बेहतर हो जाती। यानी कि तब जो 131 है वो 131 ना होके कहीं 122 या 23 के करीब भारत की स्थिति होती। तो यानी कि अगर इसका मतलब भारत जब विकास कर रहा है तो यानी कि पर्यावरणीय या प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता है, लेकिन उतना बुरे तरीके से नहीं कर रहा जितना बुरे तरीके से पश्चिमी देश कर रहे हैं। तो या कहीं ना कहीं भारत की जो अप्रोच है विकास की वो सतत विकास की ओर अग्रसर है, ये कहना चाहती है ये इंडेक्स। फिर देखो, इस वर्ष ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ने पहली बार, UNDP ने पहली बार अपने मैट्रिक में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन और फुटप्रिंट का इस्तेमाल किया है। ये देखो, ये नई बात निकल के आई है। नेक्स्ट ईयर के प्रीलिम्स में ये आ सकती है। या आपको ये भी दिखाना है कि किस तरह से पर्यावरणीय मुद्दों को विकास का एक आयाम समझना शुरू कर दिया है संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाओं ने, ये महत्वपूर्ण रहेगा। फिर देखो, नॉर्वे जो इस सूचकांक में फर्स्ट रैंक पे है, तो पहली बात नॉर्वे की रैंक फर्स्ट है, इंडिया की 131। ये बोला गया अगर नॉर्वे को भी अगर पर्यावरणीय दृष्टिकोण से देखा जाता, पर्यावरणीय मैट्रिक्स के आधार पे अगर ये HDI को कंसीडर किया जाता, तब नॉर्वे का स्थान 15 स्थान नीचे आ जाता। यानी कि अभी वो रैंक फर्स्ट पे है तो वो रैंक किस पे आ जाता?
15वीं 16वीं रैंक पे आ जाता और आयरलैंड की जो रैंक हो जाती वो सूचकांक में शीर्ष हो जाती। तो यूएनडीपी के अनुसार यदि एचडीआई सूचकांक को प्लैनेटरी प्रेशर, इसको देखो प्लैनेटरी प्रेशर बोला है ग्रहीय दबाव के साथ समायोजित किया जाता, तब इसको बोला जाता पीएचडीआई। तो प्लैनेटरी प्रेशर एडजस्टेड एचडीआई यानी कि पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के संसाधनों के ऊपर विकास के नाम पे कितना दबाव पड़ा, अगर उसको एडजस्ट करके एचडीआई को स्टडी करते, तब दुनिया के जो 50 देश है जो आज वेरी हाई ह्यूमन इंडेक्स ग्रुप में शामिल है, वो इससे बाहर निकल जाते। यानी कि जो आज देखो जब एचडीआई निकाली जाती है स्टूडेंट, 4 श्रेणी में बांटा जाता है इसके अंदर देशों को, वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इस तरह से करके 4 श्रेणियां हैं। तो इसने बोला कि जो वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 50 ऐसे देश आज शामिल है, अगर पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को निकालते, तब ये देश इस वाली कैटेगरी से बाहर निकल जाते। तो यही बोला गया इसने, तो इसको पीएचडीआई बोला इन्होंने। फिर देखो कह रहे अगर प्लैनेटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को निकाला जाता तो ऑस्ट्रेलिया का स्थान 72 स्थान नीचे आ जाता, मतलब जितना भी आज इसकी रैंक है 8वीं 10वीं जो भी होगी उससे 72 और नीचे गिर के आ जाता लुढ़क के। यूएसए का स्थान 45 स्थान नीचे गिर जाता, कनाडा का 40 स्थान, यानी कि ये दिखाता है प्लैनेटरी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की पर्यावरण पर इन देशों के गंभीर दुष्प्रभाव है। यानी कि विकास के नाम पर ये देश पर्यावरण के साथ बहुत बड़ी छेड़खानी कर रहे हैं, और जो तेल और गैस के संसाधनों से संपन्न जो गल्फ कंट्रीज है उनका स्थान भी बहुत नीचे आ जाता। चीन जो आज 85th रैंक पे है वो भी लुढ़क के और 16 रैंक नीचे आ जाता। और यूएनडीपी के अनुसार किसी भी देश ने पर्यावरण पर और प्राकृतिक संसाधनों पर व्यापक दबाव के बिना बेहतर एचडीआई स्थान प्राप्त नहीं किया। ये बोल रहे हैं कि अगर आज जो कंट्रीज है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अच्छा कर रही है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों का गलत तरीके से दोहन किया, प्राकृतिक संसाधनों का गलत दोहन किया है। तो इस हालांकि पीएचडीआई के संदर्भ में यूएनडीपी ने कहा कि इंडिया का प्रदर्शन, भारत का प्रदर्शन काफी बेहतर है दुनिया के बाकी देशों की तुलना में, ये बात ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं नोट, ये एचडीआई होता क्या है, कब से शुरू किया। तो मानव विकास सूचकांक को पहली बार 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महमूद उल हक और अमर्त्य सेन द्वारा इसको डेवलप किया गया। 3 इसके अंदर पैरामीटर है, जीवन प्रत्याशा है, ये जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जन्म के समय आदमी कितना जिएगा, तो पहली है जीवन प्रत्याशा, दूसरा है शिक्षा, और तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर। इन 3 पैरामीटर के आधार पे एचडीआई को जारी किया जाता है। अलग अलग देशों को अलग अलग 4 तरह की श्रेणियों में रखा जाता है। 4 श्रेणी जैसे मैंने आपको बताई थी, वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाली कंट्रीज, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट वाली कंट्री, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट वाली कंट्री, जिसमें भारत इस श्रेणी में आ जाता है मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट, और लो ह्यूमन डेवलपमेंट वाले देश। तो जो अभी एचडीआई निकाला है यूएनडीपी ने, वो कह रहा है, फिर से बता रहा हूं, कि अगर वो प्लैनेटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालते कि प्रकृति पे, पृथ्वी पर कितना दबाव पड़ा इन पैरामीटर्स पे अच्छा परफॉर्म करने के लिए, तो 50 ऐसे देश हैं जो इस कैटेगरी से बाहर निकल आते। ऑस्ट्रेलिया उसके अंदर होता, यूएसए, कनाडा, ये सारे देश इससे बाहर निकल आते। ये बात की गई है इसमें। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये पूरा मुद्दा समझ में आया होगा। इस तरह की रिपोर्ट्स प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा अच्छी होती है स्टूडेंट। देखो यहां पे आपको करना क्या है, देखो अगर भारत सरकार का प्रदर्शन देखना है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, तो आपको एक एक्सरसाइज करनी होगी कि भारत सरकार ने कौन सी नीतियां और स्कीम चला रखी है जो जीवन प्रत्याशा से जुड़ी हुई है,
शिक्षा की स्थिति को इंप्रूव करने के लिए हमने कौन कौन सी स्कीम चलाई, कौन कौन से हमारे इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करने के लिए हमने क्या क्या किया। इस तरह से अगर आप सोच पाओगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे अगर मैं कहूँ जीवन प्रत्याशा के लिए, तो प्रधानमंत्री जन औषधि या आयुष्मान जो योजना है, आयुष्मान योजना इस पे जाके सीधा अटैक कर रही है। शिक्षा के लिए आपने क्या किया, बहुत सारी स्कीम्स है, मिड डे मील स्कीम हो गई, अभी नवीन शिक्षा नीति लेके आ रहे हो, उसमें हम स्कूल ड्रॉप आउट रेट को या कॉलेज ड्रॉप आउट रेट को कम करना चाहते हैं, तो वो उस तरह से आपका दिमाग काम करना शुरू कर देना चाहिए स्टूडेंट। तो ये सारी चीजें यहाँ पे सरकार क्या क्या कर रही है, मानव विकास सूचकांक के लिए उन नजरियों से देखना और सीखना शुरू कीजिए। आगे चलते हैं। ये काफी अच्छी न्यूज है, आज के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों में आई कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इंडिया को करेंसी मैनिपुलेशन मॉनिटरिंग लिस्ट में शामिल किया। और ऐसा नहीं है कि इंडिया को ही किया गया, ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज इसमें, स्विट्जरलैंड, वियतनाम, चाइना, इंडिया, ओके, उसके बाद चाइना भी है, जापान भी, कोरिया भी, जर्मनी, इटली, सिंगापुर, मलेशिया, ये सारे देश भी करेंसी मैनिपुलेशन या मैनिपुलेटर मॉनिटरिंग लिस्ट में शामिल किया गया है इसको। अब इसको देखते हैं, इसका संबंध किससे है। इसका आईआर से संबंध है, जीएस पेपर 2, और इसका संबंध जीएस पेपर 3 से भी इसका रिलेशन है। अब देखते हैं पूरा कि पहली बात, ये करेंसी मैनिपुलेटर मॉनिटरिंग लिस्ट क्या है और क्या क्राइटेरिया है। इकोनॉमी का अच्छा कंसेप्ट है, पहले देख लेते हैं खबर को। देखो लिखा है, यूएसए ने भारत को करेंसी मैनिपुलेटर्स मॉनिटरिंग लिस्ट में शामिल किया है। देखो नाम में लिखा है कि जो अपने देश की मुद्रा को आप मैनिपुलेट कर रहे हो, उसके साथ छेड़खानी कर रहे हो, लाभ उठाने के लिए, लाभ लेने के लिए, ऐसा बोला है यूएसए ने। और इस तरह की यूएसए का ट्रेजरी डिपार्टमेंट है वो इस लिस्ट को जारी करता है। तो यूएसए के ट्रेजरी ने स्विट्जरलैंड, वियतनाम को करेंसी मैनिपुलेटर की सूची में शामिल किया, और भारत, ताइवान और थाईलैंड भी इस सूची में शामिल है। इस सूची में शामिल अन्य देश है चीन, जापान, कोरिया, जर्मनी, इटली, सिंगापुर और मलेशिया। ये पूरा मुद्दा क्या है, करेंसी मैनिपुलेशन होता क्या है, ये मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। ये मान के चलो स्टूडेंट, एक पेन है, ये मान के चलो जो मेरे हाथ में ये पेन है, ये एक पेन है। इसकी कीमत होगी अलग अलग देशों में, कुछ देशों में डॉलर में होगी, कुछ में रुपये में होगी, चीन में है तो युआन में होगा, जापान में है तो येन में होगा। अलग अलग देशों में उसकी मुद्राओं में इस पेन की कोई ना कोई कीमत होगी। अब ये मान के चलो, ये पेन यूएसए में भी प्रोडक्शन होता है, चाइना में भी प्रोडक्शन हो रहा है, और इंडिया में भी हो रहा है, रूस में भी इसका प्रोडक्शन हो रहा है, और इसकी मांग है दुनिया भर में। अब लेकिन जब यूएसए में इसका हमने देखा डॉलर, ये डॉलर है, और आज $1 की कीमत, ये मान के चलो आज $1 की कीमत फॉर एग्जांपल 70 रुपए है। तो हम यहां यूएसए और इंडिया को ही कंसीडर करेंगे, $1 की कीमत है 70 रुपए। अगर ये बात बताओ, आज ये जो पेन है, आज जो ये पेन है वो $1 में 70 रुपए का $1 है। तो यहां पे देखिए, यानी कि 10 पेन अगर यूएसए खरीदता है, 10 पेन खरीदा, 10 पेन खरीदे यूएसए ने इंडिया से इन पेन को, तो इन 10 पेन को खरीदने के लिए ये बताइए, एक पेन की कीमत है 10 रुपए। तो 10 पेन की कीमत कितनी होगी ये बताइए, 10 पेन की कीमत होगी 100 रुपए। और यहां हम मान के चलते हैं $1 को 100 रुपए के बराबर मान लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। एक पेन की कीमत 10 रुपए, 10 पेन की कीमत 100 रुपए। तो इसका मतलब यूएसए $1 में कितने पेन खरीद लेगा बताइए, 10 पेन। समझने की कोशिश करना। तो यूएसए ने $1 में 10 पेन को परचेज कर लिया, कहां से, इंडिया से। ओके, अब क्या होता है, इंडिया के इस पेन की मांग तो लगातार बढ़ती जाए और पूरी दुनिया भर में इसकी डिमांड
बढ़नी शुरू हो जाए इस पेन की। अब जब किसी भी कंट्री के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है, इट मींस उस कंट्री के करेंसी की भी डिमांड बढ़ेगी। मतलब अगर उन पेन्स को खरीदना है तो ज्यादा से ज्यादा रुपये की पूरी दुनिया भर में डिमांड बढ़ने लगेगी। तो जब रुपए की डिमांड बढ़ेगी तो जो $1 है आज $100 का, और जब इंडिया के प्रोडक्ट्स की दुनिया भर में डिमांड बढ़ेगी, अमेरिका, चाइना, रूस, हर जगह, तो कहीं ना कहीं अब $1 $100 के बराबर नहीं होगा। सपोज करो वो आ जाएगा कहीं $50। अब अगर $1 $50 के बराबर आ गया तो जो यूएसए पहले $1 में 10 पेन खरीद रहा था, अब कितने पेन खरीद पाएगा $1 में? $1 में कितने पेन खरीदेगा? 5 पेन। ये देखो, लेकिन अगर वो 5 पेन खरीद रहा है, इंडिया का तो नुकसान है। इंडिया को नुकसान क्यों है? पहले वो 10 पेन बेच रहा था, और इससे क्या होगा? अब क्योंकि पहले तो 10 पेन खरीद पा रहा था वो $1 में, अब 5 पेन खरीद पा रहा है, तो यूएसए या उसकी मार्केट में कोशिश की जाएगी क्यों ना डोमेस्टिकली उसका प्रोडक्शन किया जाए। अब इंडिया इस सिचुएशन से बचने के लिए क्या करेगी? जानबूझ के अपने रुपये की कीमत को डॉलर के मुकाबले कम रखना चाहेगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो एक्सपोर्ट कर पाए, ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोडक्ट्स को बेच पाए, बाहर बेच पाए। अमेरिका यही कह रहा है, यही है करेंसी मैनिपुलेटर मॉनिटरिंग लिस्ट, जिसमें अमेरिका का ट्रेजरी डिपार्टमेंट ये देखता है क्या विभिन्न देशों द्वारा व्यापार में फायदा उठाने के लिए, अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए कहीं अपनी करेंसी के साथ छेड़खानी तो नहीं की जा रही। जैसा चाइना पे आरोप लगाया जाता है कि चाइनीज प्रोडक्ट के दुनिया भर में इतनी डिमांड है, उसके बाद भी चीन का जो ये युआन है वो $1 के मुकाबले, शायद अभी जो $1 के मुकाबले कितना है, 10 युआन से कम ही है, मतलब 10 युआन से कम ही है। तो ये बोला जा रहा है कि जब चाइनीज प्रोडक्ट की इतनी ज्यादा डिमांड है, तब भी चीन का युआन का मूल्य कम क्यों है? उसका तो ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि चीनी प्रोडक्ट्स की दुनिया भर में डिमांड बढ़ रही है, ज्यादा डिमांड बढ़ रही है, इट मींस चीन की करेंसी की दुनिया में डिमांड बढ़नी चाहिए। तो चीन का युआन मजबूत होना चाहिए, लेकिन उल्टा क्या हो रहा है? चीन का युआन कमजोर दिखाया जा रहा है। तो अमेरिका यही कह रहा है कि उसका ट्रेजरी जो डिपार्टमेंट है वो यही देखता है कि क्या ये देश चीन, जापान, इंडिया, स्विट्जरलैंड, वियतनाम, कहीं ये अपनी करेंसी को मैनिपुलेट तो नहीं कर रहे व्यापार में फायदा उठाने के लिए। तो अगर इंडिया को इस लिस्ट में डाला गया तो कहीं ना कहीं अमेरिका के रडार पे भारत आ गया। इकोनॉमिक संबंधों को लेके कहीं ना कहीं अमेरिका को यह लग रहा है कि भारत जानबूझ के अपनी करेंसी को क्या कर रहा है? मैनिपुलेट कर रहा है, उसको डिवैल्यूएट कर रहा है। उसकी वास्तविक कीमत तो हो सकता है कि $1 के बराबर वास्तविक कीमत आज $50 होनी चाहिए थी, लेकिन इंडिया ने उसको मैनिपुलेट करके $1 के सामने उसको $70 के आसपास रखा हुआ है। इट मींस इंडिया कहीं ना कहीं व्यापार में बेनिफिट लेना चाहता है। अब आप सोचोगे अमेरिका को इससे क्या नुकसान? अरे भाई है, अगर अमेरिका इन प्रोडक्ट्स को बाहर से ही मंगाता है तो अमेरिका का प्रोडक्शन क्या हुआ? अमेरिका का प्रोडक्शन कम होगा। प्रोडक्शन कम होगा, वहां पे जॉब लॉस होगा। तो अमेरिका के प्रोडक्शन को, वहां के जॉब को, रोजगार को, उसको खतरा होता है करेंसी मैनिपुलेशन से। तो ये पूरी न्यूज है, उम्मीद कर रहा हूं ये आपको समझ में आई होगी। अब जब ये ट्रेजरी डिपार्टमेंट इस करेंसी मैनिपुलेशन को मॉनिटर करता है तो आधार किसको बनाता है ये देखिए। तो किसी भी देश की करेंसी मैनिपुलेटर मॉनिटरिंग लिस्ट में शामिल करने के आधार क्या क्या बनाए हुए हैं यूएसए के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने? उस देश का यूएसए के साथ द्विपक्षीय व्यापार का जो सरप्लस है कम से कम $20 बिलियन से ज्यादा हो। यानी कि जैसे ही $20 बिलियन का मतलब ये है, यूएसए ने इंडिया को, इधर इंडिया रख लेते हैं, यूएसए ने इंडिया को भेजा कितने डॉलर का सामान? ये मान के चल रहे हैं $100 का। और इंडिया ने यूएसए को भेजा कितने डॉलर का सामान? $150 बिलियन डॉलर है। तो अगर दोनों के बीच में हम व्यापार के अंतर को देखें तो यानी कि भारत ने $150 बिलियन का और
यूएसए ने $100 बिलियन का एक्सपोर्ट किया। तो ये अंतर कितना हो गया? $50 बिलियन। और क्राइटेरिया क्या है? अगर किसी भी देश का जब यूएसए के साथ व्यापार हो रहा है और ट्रेड सरप्लस $20 बिलियन से ज्यादा हो जाएगा तो वो करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में शामिल होने का वो एक आधार है। उसके बाद जो विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप है, सकल घरेलू उत्पाद का 2% से ज्यादा, मतलब जितना भी उसका ग्रोस जीडीपी है, अगर जीडीपी के 2% से ज्यादा फॉरेन करेंसी जो एक्सचेंज है, फॉरेक्स है, उसका हस्तक्षेप 2% से जीडीपी के 2% से ज्यादा हो गया तब भी, और जो ग्लोबल करंट अकाउंट सरप्लस है अगर वो जीडीपी के 2% से ज्यादा है किसी भी देश का, तब भी ये मान के चलो कि कहीं ना कहीं करेंसी मैनिपुलेशन हो रही है। तो ये 3 क्राइटेरिया है जब किसी भी देश को करेंसी मैनिपुलेटर मॉनिटरिंग लिस्ट में शामिल किया जाता है। उम्मीद कर रहा हूं ये आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा से देखना, इतना कोई टेक्निकल नहीं है, बस समझने की कोशिश करना। जो मैंने पेन वाला एग्जांपल दिया, पेन का एग्जांपल ले लो, शर्ट का ले लो, जीन्स का ले लो, कोई भी एक एग्जांपल लेके उसको समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट है द लॉन्ग रोड टू फूड सेफ्टी, कि भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी। ये देखो, मुद्दा कहां जाएगा? जनरल स्टडीज पेपर 2 में जाएगा। ओके, जनरल स्टडीज पेपर 1 में भी जाएगा। ये पूरा का पूरा मुद्दा कहानी क्या है कि भारत में अभी तक क्यों भी खाद्यान्न फूड सिक्योरिटी को इंश्योर क्यों नहीं कर पा रहा। दुनिया का सबसे बहुत बड़े एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाले देशों में से एक है। देश की जनता को जितने खाद्यान्न की जरूरत है उससे ज्यादा भारत में उत्पादित होता है, फिर भी हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। तो क्या प्रॉब्लम है, सरकार को कहां काम करना चाहिए, उसी पे आधारित है ये न्यूज। ए लॉन्ग रोड टू फूड सेफ्टी, की भारत में अगर खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना है तो एक लंबी दूरी तय करनी होगी। ये जो आज की न्यूज है स्टूडेंट, आज के ही द हिंदू की न्यूज है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहता हूं। देखो, थोड़ा सा मैं आप लोगों से कुछ चीजें डिस्कस करना चाहता हूं स्टूडेंट। देखो, प्रीलिम्स और मेंस को लेके हर बच्चे की और आपके एग्जाम को लेके एक स्ट्रेटजी होती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को लेके। अभी 2 मिनट का डिस्कशन है, इसको ध्यान से सुनना। जो मुझे लगता है कि आप में से ज्यादातर बच्चों का जो टाइम खराब होता है, देखो बहुत फ्रैंकली स्पीकिंग, बहुत साफ साफ बोल रहा हूं, करंट अफेयर को पढ़ने में ही पर डे लगभग हर बच्चे के 4 से 5 घंटे जा रहे हैं। यानी कि अगर वो एक हफ्ता तैयारी कर रहा है तो एवरेज अगर 4 आवर देता है, 7 चौक 28 घंटे आपने सिर्फ करंट अफेयर पढ़ा। क्योंकि आप 1.5-2 घंटे का लेक्चर सुनते हो, फिर नोट्स मेंटेन करते हो, एक हफ्ते में 28 घंटे आपने सिर्फ करंट अफेयर्स को दिए। जो मैं क्या सोचता हूं, मेरा पर्सनली मानना है कि एक हफ्ते के अंदर मैक्स टू मैक्स आपके 10 से 12 घंटे ही आपके करंट अफेयर पे जाने चाहिए। यह मुझे पर्सनली फील होता है। इट मींस कहीं ना कहीं 28 घंटे में आपके, जहां जो मुझे लगता है 12 घंटे जाने चाहिए थे, आपके 16 घंटे एक्स्ट्रा जा रहे हैं करंट अफेयर में। यह आपको सोचना होगा इस टाइम को कैसे रिड्यूस करेंगे। मेरे मन में भी हर वक्त बहुत सारे ख्याल आते रहते हैं। जो मेरे मन की सोच है, जो मैं सोच रहा हूं, जो मेरी प्लानिंग है, आप सब लोगों के सामने मैं अपना प्रपोजल रख रहा हूं, आप मुझे जरूर फीडबैक देना। जो मेरी प्लानिंग है, वो मेरी प्लानिंग ये है, हर दिन द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस के अंदर 4 से 5 आर्टिकल या एडिटोरियल ऐसे होते हैं जो मेंस, इंटरव्यू, प्रीलिम्स के लिए कम इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मेंस को और इंटरव्यू में ज्यादा उपयोगी होते हैं। तो एक हफ्ते एक दिन में 4 से 5 एडिटोरियल, यानी कि एक हफ्ते में 28 से लेके 35 एडिटोरियल होते हैं। लेकिन ये सारे 28 से 35 एडिटोरियल काम के भी नहीं होते। हर हफ्ते मुश्किल से 12 से 18 के बीच के एडिटोरियल ऐसे होते हैं जो काम के होते हैं, जिनको पढ़ना जरूरी है। ओके, और उसके बाद जो हमारी वन लाइनर न्यूज है, जो हमारे प्रीलिम्स को ज्यादा फोकस रहती है, प्रीलिम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज होती है,
वो भी हमारे लिए ज़रूरी होती है। तो जो मेरा प्रपोजल है स्टूडेंट, आप मुझे इसमें फीडबैक देना। वैसे तो मैं मन बना चुका हूं, लेकिन आपकी अनुमति और आपका जो कंसेंट है वो भी ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ने वाले आप ही हो। मैं सिर्फ एक अच्छी स्ट्रेटजी बना सकता हूं, आपको एक अच्छा विचार दे सकता हूं। आपके लिए क्या बेहतर होगा वो मैं एक सुझाव जो मेरे सामने है कि एक हफ्ते में जितने भी हमारे एडिटोरियल आए, अभी क्या हो रहा है, आप जहां से भी एडिटोरियल पढ़ रहे हो ऑनलाइन यूट्यूब पे, जिस भी फैकल्टी से पढ़ रहे हो, वो सब फैकल्टी मोस्टली आके सिर्फ आपको एडिटोरियल पढ़ाती है और चली जाती है। आप फिर उसको सुनते हो, दोबारा से उसके पॉइंट्स लिखते हो, यानी कि कहीं ना कहीं उस एडिटोरियल के अंदर की जो कहानी है, जो आपके पास पीडीएफ फॉर्म में आ जानी चाहिए थी, उसको आपको खुद लिखना पड़ता है बार बार सुन के। जो मेरा मानना है कि अगर मैं आपके सामने में हफ्ते में एक बार, वंस इन ए वीक एक बार मैं आपके सामने आऊं और उस हफ्ते के जितने 12, 15, 16, 18, अगर 20 भी है, और किसी हफ्ते अगर 28 के 28 एडिटोरियल भी डिस्कस करने हैं, तो सारे एडिटोरियल मैं आपके सामने प्रॉपर, जिस तरीके से मैं आपको अभी पीडीएफ देता हूं डेली बेसिस पे, आपको वीकली उन सारे एडिटोरियल की पीडीएफ मिल जाएगी। लेकिन उन सारे एडिटोरियल का मैं आपके साथ डिस्कशन भी करूंगा कि ये एडिटोरियल क्यों आया, उसको जीएस पेपर 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, आपके ऑप्शनल में आप उसको एसए में कहां यूज कर पाएंगे, प्रॉपर मैं आपके साथ डिस्कस भी करूंगा। लेकिन ये सारी चीज करनी है हफ्ते में सिर्फ एक बार या 2 बार। भाई कोई भी 2 दिन चुन लेंगे हम, फ्राइडे या सैटरडे, जिस दिन हम सारे एडिटोरियल डिस्कस कर लेंगे, उन सारे एडिटोरियल का पीडीएफ मिल जाएगा। इट मींस उन एडिटोरियल्स को लिखने की आपकी टेंशन खत्म। आपको लिखना नहीं है वो एडिटोरियल। पूरे हफ्ते आपको एडिटोरियल के लिए डेली बेसिस पे आके आपको उसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, मेरे साथ फ्राइडे या सैटरडे को आए, 2-2 घंटे के हमने 2 सेशन ले लिए, हफ्ते में 2 दिन, और पूरे हफ्ते का एडिटोरियल आपके सामने आ गया। तो ये तो समाधान हो गया टोटल एडिटोरियल का। समझ पा रहे हो ना आप मैं क्या समझा रहा हूं, कि पूरे वीक का, एक वीक के सारे एडिटोरियल कंप्लीट हो गए, आपके पास पूरा पीडीएफ भी आ गया, आपको कुछ लिखना भी नहीं है, बस उसको मेंटेन करना है जीएस पेपर 1, 2, 3 में कैसे जा रहा है, वो थोड़ी बहुत हेडक रहेगी आपकी। तो वीकली सारे एडिटोरियल आपके सामने आ गए। और रही बात वन लाइनर की, तो जितने भी बाकी छोटी छोटी न्यूज है, जैसे अभी मैंने आपको करेंसी मैनिपुलेटर मॉनिटरिंग लिस्ट की बात की, इस तरह की खबरों को अगर मैं एमसीक्यू फॉर्मेट्स में डिस्कस कर दूं, आपके सामने एमसीक्यू के फॉर्म में ही लेके आऊं, जितने भी डेली बेसिस के 4-5 हॉट मुद्दे होते हैं, जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड या मेंस ओरिएंटेड है, या उसके अंदर कोई कंसेप्ट है, वो मैं एमसीक्यू के फॉर्मेट में लेके आऊं, और वो भी हफ्ते में एक दिन, सिर्फ एक दिन ही मैं आपके सामने उस पूरे एमसीक्यू को 2 घंटे 3 घंटे की जितनी भी क्लास होगी, आपके सामने उस हफ्ते के जितने भी 30 होंगे, 40 होंगे या 50 होंगे, जितने भी मुद्दे जो न्यूज फॉर्म में आ रहे हैं, उनको अगर मैं एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस कर दूं, तो कुल मिला के अगर मैं देखूं, तो वीक में अगर मैंने 2 बार एडिटोरियल डिस्कशन किया तो मैक्सिमम 5 आवर लगेंगे, और वीक में अगर मैंने 40 से 50 क्वेश्चन डिस्कस किए तो मैक्सिमम 3 आवर लगेंगे। तो कहीं ना कहीं जो आपके 25, 26, 27 घंटे लग रहे हैं, मेरे 8 घंटे के बाद अगर आपको सिर्फ 2 घंटा उनको मैनेज भी करना है, तो आपके सिर्फ और सिर्फ 10 घंटे ही लगे। यानी कि डेली बेसिस पे आपके सिर्फ 7 दिन में 10 घंटे का मतलब क्या है, आप खुद ही देख लो। लगभग 1.5 घंटे के करीब ही आपका डेली बेसिस पे देना होगा। लिखना कुछ नहीं है, एडिटोरियल का पीडीएफ मिलेगा। एमसीक्यूज आपको क्या करने हैं, मैं तो कह रहा हूं पूरे हफ्ते अगर फिर भी कहीं से पढ़ना चाहते हो ना, सबका करंट अफेयर पढ़ो, हफ्ते में एक दिन आके मेरे साथ प्रैक्टिस कर लोगे, तो ये कहीं ना कहीं मैं चाहता हूं कि आपका टाइम सेव हो, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। अगर आप लोगों को लगता है कि सर हाँ नवीन सर आपका ये प्रपोजल बहुत अच्छा है, देखो एक नई शुरुआत किसी ना किसी को तो करनी होगी। हमेशा ही मुझे लगता है आप मुझे भी करंट अफेयर में पढ़ रहे हो, बाकी 1-2 फैकल्टीज को और भी पढ़ रहे हो, तो कुछ ऐसा, कुछ नया, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव, आपका टाइम सेव हो। प्रीलिम्स नजदीक आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी आप देखो ना कितना सारा टाइम करंट अफेयर में ही जा रहा है आपको।
आपको लालच रहता है नवीन सर से पढ़ ले, आपको लालच रहता है फला सर से भी पढ़ ले, आपको लालच रहता है उन सर से भी पढ़ ले, तो उस लालच पे भी नियंत्रण लग जाएगा और आपके हफ्ते में लगभग कम से कम 15-16 घंटे बच जाएंगे, जिसको आप प्रीलिम्स नजदीक आ रहा है, बाकी सब्जेक्ट्स को पढ़िए। आप मुझे मेरे इस प्रपोजल पे फीडबैक जरूर देना स्टूडेंट कि आपको ये प्रपोजल कैसा लग रहा है। ये अगर मैं ये प्रपोजल लेके आता हूँ, इस फॉर्मेट में क्लासेस लेके आता हूँ, सारी की सारी क्लासेस फ्री होगी, वो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बस आप एक बार सोचना जरूर, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि हाँ ये एक ज्यादा सही रणनीति होगी। आज आप वैसे कमेंट नहीं करते, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना, ताकि अगर आपके पास कुछ ज्यादा नवाचारी सुझाव है तो मैं उनको भी कंसिडर करूंगा। सीधी सी बात है, अनअकैडमी ने जनता को जनार्दन बनाया है, इसलिए आपसे ही एक बार पूछना जरूरी है। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि ये अप्रोच हमारे लिए ज्यादा सही होगी। जैसे आज मैंने आपके सामने द हिंदू का ही ये एक एडिटोरियल है, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा कि अ लॉन्ग रोड टू फूड सिक्योरिटी। अब इसको मैंने किस तरीके से तैयार किया, तो जब भी वीक में आपको सारे एडिटोरियल मिलेंगे, इसी फॉर्मेट में मिलेंगे जिस फॉर्मेट में मैंने आज का ये एडिटोरियल डिस्कस किया है। हालांकि अभी तो ये पीपीटी फॉर्म में है, आपको हफ्ते में क्या होगा, एक साथ पूरी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। A4 साइज के पेपर में पूरी पीडीएफ फाइल होगी। देखो किस तरह से आज मैंने इस एडिटोरियल को तैयार किया। भारत और खाद्य सुरक्षा संदर्भ, क्यों ये एडिटोरियल आया। देखो, कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के बावजूद भारत में भुखमरी की स्थिति बहुत ज्यादा चिंताजनक है। तो ये एडिटोरियल ने बोला है कि हम फूड प्रोडक्शन में, हम या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में हम सेल्फ सफिशिएंट है, हम किसी देश पे निर्भर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हंगर की सिचुएशन इंडिया में बहुत ज्यादा खराब है, चिंताजनक है। फिर बोलता है एडिटोरियल, भारत में कुपोषण का स्तर कई अफ्रीकी देशों की तुलना में 2 गुना है। मतलब अफ्रीका के देश जो विकास के मानदंडों पे बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं, उनसे भी 2 गुना ज्यादा खराब स्थिति है भारत की, किसकी, कुपोषण की। और जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया 2020, उसमें भारत को 107 देशों में 94 जो स्थान है वो मिला है। और भारत का स्थान पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल से भी नीचे दिखाया गया। यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार भारत में 194 मिलियन लोग भूखमरी के शिकार है। और अगर देखा जाए पूरे दुनिया में कितने अल्प पोषित जनसंख्या है, ये उसका लगभग 23% है। यानी कि अगर मैं कहूं दुनिया की लगभग 1/4, 1/4 पॉपुलेशन जो हंगर से, भुखमरी से पीड़ित है या अल्प पोषित है, वो कहां है, भारत में ही निवास करती है। फिर यह स्थिति तब और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जब सुप्रीम कोर्ट ने, देखो 23% पॉपुलेशन तो तब भी भुखमरी का शिकार है भारत में, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भोजन के अधिकार यानी कि राइट टू फूड को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अर्थात जीवन के अधिकार का एक हिस्सा घोषित किया। यानी कि आर्टिकल 21 के तहत राइट टू फूड है, ये राइट टू फूड का अधिकार दिया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत प्रतिवर्ष इतना खाद्यान्न उत्पादन करता है जिससे भारत की जितनी टोटल पॉपुलेशन है वो आसानी से अपना पेट भर सकती है। यानी कि इवन सरप्लस में ही है, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा ही प्रोडक्शन हो रहा है इंडिया में। जैसे कि 2018-19 में भारत ने 283 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन किया, जिसमें गेहूं, चावल, मोटा अनाज सब कुछ शामिल है। तो मोटे अनाज के उत्पादन में भारत का जो विश्व में प्रथम स्थान है, चावल और गेहूं के उत्पादन में दूसरा स्थान है। यानी कि इतना ज्यादा प्रोडक्शन होता है, हम सेल्फ सफिशिएंट है, पॉपुलेशन का आराम से पेट भर सकते हैं, फिर भी हंगर की सिचुएशन इतनी खराब क्यों है, समझना होगा। जनरल स्टडीज पेपर 1 और 2 में डायरेक्ट जा रहा है एक टॉपिक। तो भारत की, फिर इसने बताया कि बागवानी जो फसलें हैं उसमें फलों और सब्जियों का उत्पादन भी 2018-19 में 319 मिलियन टन से अधिक था। यानी कि अगर हम फलों की और सब्जियों की बात करें वो भी 319 मिलियन टन, इससे ज्यादा, यानी कि जितनी हमें जरूरत नहीं ना उससे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। तो इसका कारण क्या है, तो इसने बताया इंडिया का जो पूरा जो खाद्य इकोसिस्टम है ना, फूड इकोसिस्टम है, उसमें कमियां हैं।
वो स्ट्रगल कर रहा है, वहां कुछ कमियां ऐसी है, सरकार को उनको फोकस करना चाहिए उस स्ट्रगलिंग इकोसिस्टम में। देखते हैं क्या क्या है। उपभोक्ता मामलों का जो विभाग है भारत सरकार का, हाल ही में उसने जो एक डेटा जारी किया कि 2011 से 2017 यानी कि इन 6 सालों के अंदर जो भारतीय खाद्य निगम है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उसके गोदामों में लगभग इन 6 सालों में 62,000 टन फूड ग्रेन खराब हो चुका है। बहुत चौंकाने वाला डेटा। दूसरा, यानी कि ये वो खाद्यान्न है, ये वो गेहूं है, ये वो चावल है जो लोगों का पेट भरा जा सकता था, लेकिन खराब हो गया, वहां पड़े पड़े सड़ गया। 2016-17 में ही 8,600 टन खाद्यान्न खराब हो गया, एक साल के अंदर ही। और हाल ही में कराए गए एक अध्ययन के अनुसार जितने लाखों अपात्र लोग हैं, यानी कि जो इन एलिजिबल लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड है, मतलब वो लोग, उन लोगों के पास राशन कार्ड है जिनके पास राशन कार्ड नहीं होना चाहिए था, और ऐसे लाखों लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है लेकिन उनके पास होना चाहिए था। तो इस प्रकार यह स्थिति भारत के खाद्य इकोसिस्टम के खराब प्रबंधन को दर्शाती है। यानी कि इकोसिस्टम जो बोला है ना, स्ट्रगल कर रहा है। क्यों? एक तो आपका मैनेजमेंट बहुत पुअर है, सड़ जा रहा है, खराब हो जा रहा है एफसीआई के गोदामों में, लेकिन वो लोगों के पेट में नहीं जाएगा। दूसरा, जिस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी कमियां हैं। जिन लोगों को मिलना चाहिए था उनको नहीं मिल रहा, और जिनके पास नहीं होना चाहिए था उनके पास राशन कार्ड है। इंडिया में तो ऐसी भी बहुत सारे कई बार रिपोर्ट्स डेटा आते हैं, लोग फर्जी राशन कार्ड मतलब बनवा लेते। फर्जी का मतलब उनको जरूरत नहीं है फिर भी बनवा लिया। राशन की दुकानों से गेहूं लाए, चावल लाए, जाके चक्की पे जाके बेच आए उसको। तो ये स्ट्रगलिंग इकोसिस्टम है, यानी कि कहीं ना कहीं जो दो स्ट्रगलिंग इकोसिस्टम मतलब खराब प्रबंधन है स्टूडेंट्स, उसके दो डायमेंशन है खराब प्रबंधन में। पहला, प्रोक्योरमेंट में प्रॉब्लम है इंडिया में कि आपने खरीद तो लिया, खरीदने के बाद उसका मैनेजमेंट नहीं हो रहा। दूसरा उसके डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम है, लोगों के पास जैसे जाना चाहिए था उसमें भी खामी है। तो प्रोक्योरमेंट को और डिस्ट्रीब्यूशन पे, इन दोनों चीजों पे हमें फोकस करना होगा। आपने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट तो बना दिया, अरे भाई उस एक्ट के बनने से लोगों की कुपोषण की स्थिति दूर नहीं होगी। आपको प्रोक्योरमेंट के लेवल पे और डिस्ट्रीब्यूशन के लेवल पे कुछ काम करना होगा, ऐसा बोला गया इसमें। फिर देखो, तो फिर पूछा गया भारत में फिर फूड सिक्योरिटी की रणनीति कैसी होनी चाहिए, कैसे लोगों को खाद्यान्न सुरक्षा दी जाए, कैसे उनको भुखमरी के दौर से बाहर निकाला जाए। तो इन्होंने बोला कि दो तरह की रणनीति, 2 डायमेंशनल आपको स्ट्रेटेजी को अपनाना होगा। पहला, जो कृषि उत्पादों के लिए उपयुक्त पारिश्रमिक मूल्य दिया जाए। भाई ज्यादातर जो भूखे लोग हैं वो गरीब परिवारों के हैं, और ज्यादा से ज्यादा जो इंडिया की 60% से ज्यादा पॉपुलेशन अभी भी गांव में रहती है और कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों में वो इन्वॉल्व है। तो इसने बोला कि आप ज्यादा से ज्यादा जो कृषि का प्रोडक्शन हो रहा है, कृषि के जो उत्पाद उत्पादित किए जा रहे हैं लोगों के द्वारा, उनका अच्छा पारिश्रमिक मूल्य दिया जाए। खेतों में काम करने वाले किसानों को उनका अच्छा मूल्य मिलेगा, तो खेतों में ही काम करने वाले जो लेबर है उनको भी अच्छा पैसा जाएगा। तो अच्छा पारिश्रमिक मूल्य दिया जाएगा, तो जिससे अधिक से अधिक कृषि उत्पादों को फिर क्या करो, आप न्यूनतम समर्थन मूल्य को दायरे में लेके आओ। इससे किसानों की खरीद क्षमता में बढ़ोतरी होगी। पैसा ही नहीं है तो खाएंगे क्या? तो खरीद क्षमता में वृद्धि होगी और वो जरूरी खाद्य पदार्थों को खरीद पाएंगे। अदरवाइज तो क्या सोच रहे, अरे भाई चावल खा रहे हैं ना, बहुत है ना, कहीं की जरूरत है दाल की। अरे भाई दाल न्यूट्रिशन के लिए जरूरी है, दूध न्यूट्रिशन के लिए जरूरी है। दूसरा, एक तो क्या करो, लोगों को उनकी कृषि को, किसानों को उनकी फसल का बेहतर मूल्य मिले, ताकि किसान और उस इकोनॉमी पे डिपेंडेंट जितना भी लेबर फोर्स है, वर्क फोर्स है, उसके पास अच्छा पैसा जाए, पहली बात। दूसरी कमी क्या है, जो आपकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिस तरीके से आप लोगों को राशन पहुंचाते हो, बांट रहे हो, और सार्वजनिक अधिग्रहण नीति यानी कि एफसीआई के गोदामों में जिस तरह से वो प्रोक्योर किया जाता है, उसको भी सुधार करना चाहिए। तो 2 आयामी रणनीति, वही ये वाली रणनीति किस पे काम कर रही है, प्रोक्योरमेंट पे और डिस्ट्रीब्यूशन पे, और ये वाली रणनीति कह रही है लोगों के पास सही पैसा तो भेजो भाई। उसकी जेब में पैसा होगा तो तब तो जाके 2-4 चीजें खरीदेगा ना वो।
फिर इसने बात की है अन्नपूर्णा स्कीम कि कहीं ना कहीं हमारे देश की जनसंख्या का एक ऐसा बहुत बड़ा हिस्सा है जो अन्नपूर्णा स्कीम के दायरे से लाभ उठा सकता है, लेकिन इस स्कीम के अंदर भी कुछ ना कुछ खामियां हैं। जैसे इसने बोला कि अन्नपूर्णा स्कीम को और भी ज्यादा बेहतर बनाया जाए, क्योंकि इस स्कीम के तहत है क्या, इस स्कीम में 65 साल से उम्र से अधिक आयु वाले जितने भी निसहाय लोग हैं, यानी कि जिनके पास कोई और चारा नहीं, काम का, कमाने का, रोजी का, पेट भरने का, उन लोगों को हर महीने 10 किलोग्राम फूड ग्रेन देती है सरकार। लेकिन इसका एक क्राइटेरिया बना दिया सरकार ने कि जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना है और जो ऐसे 65 साल से अधिक उम्र के ऐसे लोग जो इस राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए पात्र तो है लेकिन उन्हें पेंशन नहीं मिल रही, मतलब उनको पेंशन मिल जानी चाहिए थी लेकिन पेंशन नहीं मिल रही, ऐसे लोगों के 20%, यानी कि ऐसे 20% पॉपुलेशन को टारगेट किया किसमें, अन्नपूर्णा स्कीम में। अब लेकिन दिक्कत यह है, बहुत सारे ऐसे हैं कि इसका मतलब तो ये हुआ कि ऐसे वृद्ध लोग जिनको सोशल सिक्योरिटी मिल रही है उनको अन्नपूर्णा स्कीम के तहत लाभ नहीं मिलेगा। एक केस स्टडी सेम ऐसी ही है केरल की। यहां पे बताया केरल की केस स्टडी को इसने डिस्कस किया कि केरल के अंदर ऐसे लोगों को, वृद्ध लोगों को, समाज के वंचित समूह के लोगों को सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ दिया। अब वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभ के अंदर आपने इतनी बड़ी रकम तो दे नहीं दी कि उनको जेब में रखे वो अरबपति करोड़पति बन गए या लखपति बन गए। वो जरूरत की कुछ चीज, छोटी छोटी चीजों के लिए मिला था उसको। अरे इंसान बुखार भी तो हो सकता है, बीमार भी तो हो सकता है, तो वो जो थोड़ी बहुत पेंशन मिली उसका तो वो मेडिकल एक्सपेंसेस में इस्तेमाल करेगा ना। फिर आप बोलोगे उसके लिए तो आयुष्मान भारत है। अरे भाई आयुष्मान भारत में भी आपने इतने सारे पूरे एक लिस्ट क्राइटेरिया और उसके उसके बस की नहीं है वो सारी चीजें करने। आपने घर घर जाके तो लोगों को आयुष्मान का कार्ड नहीं बांट दिया। तो ये कह रहे तो केरल इसका एक बहुत अच्छा केस स्टडी है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ समाज के लगभग जो जरूरतमंद लोग थे सबको दिया। इसका मतलब केरल के अंदर तो जो जिनको जरूरत थी अन्नपूर्णा के तहत खाद्यान्न की, किसी भी इंसान को अन्नपूर्णा योजना का लाभ नहीं मिला। क्यों? आपने क्राइटेरिया बना दिया था कि जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना या अन्य किसी सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत जिनको लाभ प्राप्त है उनको लाभ नहीं दिया जाएगा। तो ये बोला गया कि जो अन्नपूर्णा स्कीम के अंदर जिस तरह के आपने क्लोजेस लगाए हुए हैं उनको अमेंड करो। तो इस प्रकार अन्नपूर्णा योजना से जुड़ी हुई इस समस्या पर त्वरित ध्यान आकर्षित किया जाए और इसमें सुधार किया जाए, ये बोला गया। फिर अन्य सुधार के लिए क्या बोला, और क्या सुधार किया जा सकता है फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए इंडिया में। ग्लोबल पल्स एक कॉन्फेडरेशन है, उसके अनुसार जो दाल है वो स्वस्थ संतुलित आहार का हिस्सा है और यह कैंसर, मधुमेह और हृदय संबंधी बीमारियों को रोकने में मदद करती है। तो अभी तक सरकार जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंदर गेहूं, चावल और मोटे अनाज को शामिल किया हुआ है, इसने रिकमेंडेशन की है कि सरकार को पल्सेस को भी इंक्लूड करना चाहिए ताकि लोगों का न्यूट्रिशन सुधरे। ओके, तो ये इस तरीके से पूरा एडिटोरियल था। अब इस पे मैं आपको एक प्रश्न देता हूं। प्रश्न देखिए, खाद्य सुरक्षा को परिभाषित करें तथा उन कारणों को रेखांकित करें जिनके कारण भारत अपनी खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं कर पाया। तथा साथ ही सुधार की रणनीति पे चर्चा करें। ये हो गया 250 शब्द में लिख के देना है ये आपको अपना उत्तर।
तो समझ गए स्टूडेंट, यहां आपको क्या करना है, एक तो खाद्य सुरक्षा होती क्या है वो परिभाषित करनी है, क्या कारण है कि आजादी के बाद तक भारत अभी तक अपनी खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं कर पाया, और तीसरा आपको सुधार की जो रणनीति है कैसे हम उसको सुरक्षित करेंगे वो आपको बताना है, जिसमें बहुत सारे डायमेंशंस आपको इस एडिटोरियल से भी मिल जाएंगे। तो मैंने आज आपके सामने एक डेमो एडिटोरियल रखा था स्टूडेंट। जिस तरीके से आज मैंने आपको ये एडिटोरियल दिखाया, इसी तरीके से अगर डेली 3 एडिटोरियल होंगे, 4 होंगे, हफ्ते के 10, 15, 20 जितने भी एडिटोरियल होंगे वो सारे इसी फॉर्मेट में मैं आपके सामने लेके आ जाऊंगा। आपको कुछ भी नहीं करना, उसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही मैं आपके सामने लेके आऊंगा। क्या कारण है, समस्या क्या है, मुद्दा क्या है, समाधान के उपाय क्या है, अन्य नवाचारी उपाय क्या हो सकते हैं, ताकि साथ के साथ आपकी आंसर राइटिंग भी इंप्रूव हो, आपके सोच समझ का दायरा बढ़े। तो आप मुझे जरूर फीडबैक देना कि जिस तरह का प्रपोजल करंट अफेयर एडिटोरियल को कवर करने का मैंने आपके सामने रखा है, देखो स्थिति को बदलने के लिए और रिजल्ट को, हिंदी मीडियम के रिजल्ट को बदलने के लिए कुछ नवाचारी करना होगा। आप देखो किस ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते स्टूडेंट, आप भी कर सकते होंगे, करना पड़ेगा और कर सकते हैं कुछ। लेकिन आप तो सिर्फ अभी स्टूडेंट्स है ना, यूपीएससी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से डायमेंशंस पे काम करना है अभी नहीं पता आपको शुरुआती दौर में। 2 साल 3 साल बाद आप इस तरह से डेवलप हो जाओगे, आप इस तरीके से मैच्योर होने लगोगे कि बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाओगे। तो अगर मैं एक नई इनिशिएटिव इस तरह से आपके सामने लेके आना चाहता हूं तो आप जरूर बताना वो इनिशिएटिव को आप कितना पसंद करेंगे। इस तरीके से सारे एडिटोरियल मिल जाएंगे। और रही बात डेली जो छोटी छोटी न्यूज है जो मैं अक्सर आपको बताता हूं चलते चलते के फॉर्मेट में, उनको एमसीक्यू के फॉर्मेट में मैं कवर करूंगा। तो आपके पास इससे बेनिफिट क्या होगा, देखो इस अप्रोच का बेनिफिट क्या होगा, नवीन सर के पास, आपको नवीन तंवर सर के पास करंट अफेयर का कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर आपको कुछ लिखना नहीं, आपको कुछ करना नहीं, बस आए मेरी क्लास देखिए, क्लास के बाद पीडीएफ मिला, देख के अपना आराम से पढ़ो। हफ्ते के 15-20 घंटे, 10-15 घंटे बचाओ उनको, पॉलिटी पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, एनवायरमेंट पढ़ो और अपने आप को लाइट रखो। बहुत सारे बच्चे करंट अफेयर को लेके पजल्ड हैं, तो आप प्लीज आज के कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के जरूर बताना कि अगर मैं इस तरह की इनिशिएटिव लेके आता हूं तो आपको कैसा लगेगा। ओके, अब चलते चलते में कुछ खबरें देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर की गई है जिसमें बोला गया कि यूनिफॉर्म डाइवोर्स और एलिमनी के रूल्स होने चाहिए। ओके भाई, क्या होता है इंडिया में अलग अलग धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग, मुस्लिम के, ईसाई के, सिख के, तो उनमें डाइवोर्स के और विवाह के बाद जो गुजारा भत्ता दिया जाता है एलिमनी के या और रख रखाव के बहुत तरह के प्रोविजन हैं। लेकिन जब बात आती है हिंदू धर्म में उसके प्रावधान अलग है, मुस्लिम में अलग, ईसाई में, क्रिश्चियन में अलग। तो एक याचिका आई है कि क्यों अगर रख रखाव का गुजारा भत्ता दिया जा रहा है और तरह से किसी भी तरह से क्षतिपूर्ति की जा रही है तो समान रूप से की जाए, वो समान रूप से होना चाहिए। क्योंकि संविधान का जो अनुच्छेद 14 है, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15, अगर समान गुजारा भत्ता, समान क्षतिपूर्ति नहीं की जा रही तो कहीं ना कहीं वो संविधान के अनुच्छेद 14 और 15, विधि के समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण और धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसका उल्लंघन है। तो ये मामला आया है। तो यही इस याचिका में पूछा है कि जो भी कानून बने इंडिया में वो सारे जेंडर न्यूट्रल बने, जेंडर न्यूट्रल, सबके लिए समान हो वो और सभी धर्मों के लिए भी समान हो, इस तरह की ये अपील आई है। तो कहीं ना कहीं इसमें समान नागरिक संहिता का भी मुद्दा इन्वॉल्व हो गया। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या डिसीजन देती है। अगली जो न्यूज है, सरकार ने न्यू डेवलपमेंट बैंक और उसके साथ क्या किया, रूरल जॉब्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट को लेके एक समझौता किया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक आप ऑलरेडी जानते हैं, ये ब्रिक्स कंट्रीज का जो बैंक है उससे सरकार ने $1 बिलियन के लोन का समझौता किया है ताकि भारत के अंदर, ग्रामीण भारत में रोजगार का सृजन हो, ग्रामीण रोजगार सृजन हो और अवसंरचना का निर्माण भी हो।
ओके। दूसरा, इसी में बोला गया है कि सरकार ने वर्ल्ड बैंक से भी, विश्व वर्ल्ड बैंक से भी बहुत एक $800 मिलियन का समझौता किया, $800 मिलियन का। और इस पैसे का इस्तेमाल कहां किया जाएगा? देखो, इंडिया के सोशल प्रोटेक्शन में, सामाजिक सुरक्षा में इसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस $800 मिलियन का जो लोन होगा, सुरक्षा कौन सी? सामाजिक सुरक्षा, लोगों के पोषण को, स्वास्थ्य को इंप्रूव करने में इस पैसे का सरकार इस्तेमाल करेगी। वैसे भी क्यों जरूरत पड़ी? सरकार ने बोला कोविड-19 पेंडेमिक के बाद जिस तरह की स्थितियां उत्पन्न हुई है, हमें समस्याओं से निपटने के लिए अतिरिक्त बाह्य सहायता की भी जरूरत पड़ेगी। तो वर्ल्ड बैंक से $800 मिलियन का और ग्रामीण रोजगार और संरचना के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक से $1 बिलियन का लोन या उसका लोन का समझौता पास किया गया। नेक्स्ट है आज की द हिंदू की खबर है, इसरो जल्द ही एक लॉन्च करने वाला है CMS-01। ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट होगी, इसको लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च किससे किया जाएगा? ये देखिए, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है CMS-01, PSLV C50 द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। ओके, तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, हाल ही में लॉन्च की गई CMS-01 क्या है? एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, संचार उपग्रह है। इस उपग्रह का इस्तेमाल कहां किया जाएगा? ये देखिए, जो इसकी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम और इसका जो कवरेज है वो इंडियन मेनलैंड, भारत की मुख्य भूमि को जितनी भी है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को और लक्षद्वीप को, पूरे इंडिया को ये कवर करेगा। पूरी मेनलैंड और जो समुद्र में हमारे द्वीपीय क्षेत्र है उनको ये संचार सेवाएं प्रोवाइड कराएगा। उसके बाद देखो, कल ही मैंने बताया था यूएसए ने टर्की के ऊपर काटसा लगाया। काटसा लगाने के बाद टर्की ने बोला ये मेरी सॉवरेनिटी का उल्लंघन है, उस पर एक हमला है। देखो, मैं आपको बताता हूं सॉवरेनिटी होती क्या है। संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है कोई भी राष्ट्र अपने डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है, किससे उसको कैसे संबंध रखने हैं, कौन सी विदेश नीति अपनानी है। तो टर्की कह रहा है अगर मैं अपनी इच्छा से रूस के साथ किसी तरह के अपने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए या डिफेंस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई डिसीजन ले रहा हूं, तो मेरे उस डिसीजन पे प्रतिबंध लगा के कहीं ना कहीं आप मेरी संप्रभुता को क्या कर रहे हो? उसका हनन कर रहे हो। इट मींस मेरा प्रेशर बनाया जा रहा है कि मैं इस तरह के डिसीजन ला लूं। तो ये एक तरह से टर्की ने अपनी संप्रभुता के ऊपर हमला बोला है। ये टर्की के राष्ट्रपति जो अर्डोगन है उनका ये बोलना है। ताइप अर्डोगन ने बोला कि यूएस सैंक्शन इम्पोज्ड ऑन टर्की ओवर इट्स परचेज ऑफ S-400 जो मिसाइल ली थी, 400 किलोमीटर उसकी मारक क्षमता है। कल जो क्वेश्चन था ना स्टूडेंट, उसमें मैंने थोड़ा सा ट्रैप किया था। मैंने बोला था कि वो 380 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है। मैंने ये नहीं बोला था कि केवल 380 किलोमीटर तक की है। ओके, केवल अगर बोलता तब वो स्टेटमेंट गलत हो जाता। उसमें बोला है कि मारक क्षमता ये 380 किलोमीटर तक की रेंज में अपने किसी भी जो अपोनेंट को है, शत्रु पे, उस पर अटैक कर सकता है। बस ध्यान रखना, केवल ओनली नहीं था उसमें। अगर ओनली 380 होता तब वो गलत हो जाता। ध्यान रखना इस तरह की चीजें। तो कई बार इस तरह के शब्दों में ट्रैप करने की कोशिश की जाती है। तो टर्की के राष्ट्रपति का कहना है कि अगर अमेरिका प्रतिबंध लगा रहा है, हमारे ऊपर वित्तीय प्रतिबंध लगाता है, हमारे अन्य देशों के साथ संबंधों पर प्रतिबंध लग रहा है, तो इसका मतलब तो यही हुआ अमेरिका जैसा चाहेगा वैसा ही हमें डिसीजन लेना होगा। तो फिर हमारी संप्रभुता का मतलब ही क्या हुआ? ये बात बोली। ये बहुत शानदार खबर है, बहुत ही शानदार। ये देखो, आज के इंडियन एक्सप्रेस में है, बहुत शानदार न्यूज है। देखो, अभी जो मुद्दा काफी टाइम से उठ रहा है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उसके अंदर जिस तरह से आरक्षण का प्रावधान किया गया है वो सही है या गलत है। तो सरकार ने एक 8 सदस्यीय समिति का गठन किया था कि आपको ये बताना है कि जो IIT जैसे संस्थान है, क्या उसमें स्टूडेंट्स को और फैकल्टीज को, मतलब स्टूडेंट्स को तो एडमिशन में और फैकल्टीज को रिक्रूटमेंट में, क्या वहां पे आरक्षण दिया जाना चाहिए या आरक्षण के ऊपर मतलब उनको दिया जाना चाहिए नहीं था। आरक्षण के ऊपर उनको अपनी एक रिपोर्ट देनी थी। इस रिपोर्ट में
इस जो पैनल बना था, जो ये समिति बनी थी, इसने बोला कि आईआईटी जैसे संस्थान है उनको क्या करना चाहिए, सरकार को इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सीलेंस, उत्कृष्टता के संस्थानों के रूप में मान्यता देते हुए सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन टीचर्स कैडर एक्ट 2019 के प्रावधानों से छूट दे दी जाए, क्योंकि उन प्रावधानों में फैकल्टीज के लिए रिक्रूटमेंट में आरक्षण का प्रावधान था। तो ये कमेटी कह रही है कि नहीं, आईआईटीज को इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सीलेंस, उत्कृष्टता के संस्थान के रूप में मान्यता दी जाए और इनको आरक्षण के दायरे से बाहर निकाल दिया जाए, जिसको लेके काफी विवाद हो रहा है, हल्ला हो रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत के सारे संस्थानों में फैकल्टीज को रिजर्वेशन है, कुछ ऐसे संस्थान है। इसमें बताया है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंस रिसर्च, फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी, स्पेस फिजिक्स लैबोरेटरी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट एंड ऑल इट्स 10 constituent units are covered under the section 4 of the law। जो सेक्शन 4 ऑफ द लॉ कहता है कि इन संस्थानों में रिक्रूटमेंट में किसी भी तरह का आरक्षण नहीं है। इनको बोला गया है क्योंकि इस तरह के संस्थानों पे देश का विकास निर्भर होता है, देश की गति निर्भर होती है, देश की वैज्ञानिक तकनीक या तकनीकी विकास निर्भर होता है। तो उसको आप आरक्षण के दायरे से बाहर करो, ऐसा ही इस कमेटी ने भी रिकमेंड किया है। हालांकि ये रिजर्वेशन का जो सोल आइडिया और कंसेप्ट है उसके अगेंस्ट इसकी रिकमेंडेशंस है और इसके खिलाफ कुछ ग्रुप्स ने आवाज भी उठाई है। यहाँ पे बॉम्बेज अंबेडकर पेरियार फुले स्टडी सर्कल है, उसने भी अपने स्टेटमेंट में इसका मतलब इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, इस मूव को अप्रिशिएट नहीं किया। तो आप इस तरह के मुद्दों पे पैनी नजर रखना, कभी भी आपके सामने किसी भी फॉर्म में, इवन इंटरव्यू में इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपका मन हर तरीके से तैयार रहना चाहिए। मानसिक रूप से आप अपने आप को एम्पावर फील करना इस तरह के क्वेश्चन को डील करने में। फिर देखो, ये सरकार का एक अच्छा प्रयास है, मैं आपको बताता हूं। कहीं ना कहीं यूथ और यंग को लेके सरकार ने एम्पैथी ये आपका एथिक्स का एग्जाम्पल है, ये कहीं ना कहीं पॉलिसी एम्पैथी का एग्जाम्पल है, नीतिगत संवेदनशीलता। देखो, कोविड-19 पेंडेमिक हुआ स्टूडेंट, हर कोई जानता है, स्कूल्स बंद थे, कॉलेजेस बंद थे, सारे इंस्टीट्यूशंस बंद थे, तो कहीं ना कहीं बच्चों की स्टडी प्रभावित हुई है। तो सरकार ने खुद से बोला कि अब 2021 में आईआईटी जेईई का जो एग्जाम होगा, वैसे तो साल में 2 मौके दिए जाते हैं, सरकार ने बोला कि जेईई मेंस को अगले साल 4 बार इसको आयोजित किया जाएगा। ओके, ताकि कोविड-19 पेंडेमिक में बच्चों को जिस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो कहीं ना कहीं नीतिगत संवेदनशीलता का ये एग्जाम्पल है। सरकार को इस तरह की संवेदनशीलताएं दिखानी चाहिए, बिल्कुल एक सही उपयुक्त कदम है, मैं अप्रिशिएट करता हूं, आप लोगों को भी करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट देखिए, स्पेशल क्लासेस चल रही है, ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। वर्ल्ड और इंडिया मैपिंग के ऊपर मेरी कंप्लीट कोर्स है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाके देख सकते हो। उसके साथ ही एथिक्स के स्टडीज के ऊपर कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, वो जाके देखिए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी आपसे कोड मांगे तो कोड है नवीन1 जो आपको अप्लाई करना है। स्पेशल क्लासेस है निबंध के ऊपर, कंप्लीट कोर्स हो चुका है, ये जाके देख सकते हैं आप। उसके साथ आंसर राइटिंग के ऊपर एक बहुत ही उम्दा सेशन मैंने लिया है, उम्मीद करता हूं ऐसा सेशन ना तो अभी तक किसी ने लिया है और मेरे बाद ले दे तो बात अलग है। तो उस सेशन में मैंने आपको समझाया है आंसर राइटिंग होती क्या है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, कहां डायग्राम, गोल्डन रूल, सब कुछ समझाया मैंने आंसर राइटिंग की। बहुत ही उम्दा क्लास है, आप सब बच्चे जरूर देखना। आने वाले मेरे कोर्सेज है आंतरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, कृषि, लोक नीति, अवसंरचना, ऊर्जा, सुशासन, पर्यावरण, सामाजिक सुरक्षा, भारतीय समाज और संबंधित मुद्दे। आप जुड़े रहे। जल्द ही शायद विद इन ए वीक में आपके सामने ज्योग्राफी जीएस लेके आने वाला हूं स्टूडेंट। क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, तो आप उनको जरूर देखना। ज्योग्राफी याद रखना, प्रीलिम्स में 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं और ज्योग्राफी के बारे में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जिस तरह के एनवायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, बहुत सारे क्वेश्चन अगर ज्योग्राफी की आपको अच्छी समझ हो जाएगी ना, वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। मेरे साथ सीखोगे,
मेरे से ज्योग्राफी पढ़ने के बाद आप एनवायरनमेंट भी सीख जाओगे। ओके, और मेंस में तो 80 से 90 नंबर की ज्योग्राफी आ ही रही है हर साल। तो देखिए डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज, पहला क्वेश्चन है ई संजीवनी टेलीमेडिसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ई संजीवनी स्वास्थ्य सेवाओं को ऑनलाइन पहुंचाने में अपनी तरह का एक पहला कदम है। दूसरा, यह डॉक्टर को डॉक्टर से टेली परामर्श के लिए सक्षम बनाता है। तीसरा, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर योजना के तहत समुदायों की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवा को विस्तार देने के लिए इसे लॉन्च किया गया था। आपको बताना है ई संजीवनी टेलीमेडिसिन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, बताइए। ई संजीवनी टेलीमेडिसिन, और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी। सारे उत्तर सही है इसके। ऑप्शन डी पहला बिल्कुल सही है। स्वास्थ्य सेवाओं की ऑनलाइन पहुंच को सुगम बनाने के लिए अपनी तरह की पहली पहल है। देखो इसमें डॉक्टर से डॉक्टर और डॉक्टर से मरीज, डॉक्टर 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 मरीज दोनों को इंटरेक्शन करने के लिए संभव बनाता है। तो ये सेकंड भी सही है और थर्ड भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं। डाक पे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डाक पे वित्तीय समावेशन के लिए डाक विभाग और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किया गया एक भुगतान ऐप है। दूसरा, इसके माध्यम से बैंकिंग सेवाओं को डिजिटली रूप से संचालित किया जा सकता है। तीसरा, यह उपयोगकर्ता को उसके दरवाजों पर डाक वित्तीय सेवाओं के आदेश देने और उनका लाभ उठाने की अनुमति देता है। बताइए। डाक पे, डाक भुगतान कह दो, डाक पे कह दो, क्या है डाक पे? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दूसरा सही है, तीसरा सही है, लेकिन पहला गलत है क्योंकि ये भारत के जो पोस्टल डिपार्टमेंट है उसकी स्कीम है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चित हिमालयन शेरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कल मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से। यह पूर्व, मध्य और पश्चिमी हिमालय में पाया जाने वाला एक शाकाहारी जानवर है। IUCN की रेड लिस्ट में इसे वल्नरेबल की श्रेणी में रखा गया है। बताइए। उम्मीद करूंगा आप सब सही जवाब देंगे इसको। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है, शाकाहारी है। कल मैंने बताया था एक बकरी जैसा, एक गधे जैसा, सुअर जैसा, गाय जैसा, सबका एक क्रॉस है, एक कॉम्बिनेशन है। वो पहले उसको नियर थ्रेटन्ड में रखा गया था, फिर उसको IUCN ने वल्नरेबल में रख दिया। नेक्स्ट देखो, हाल ही में गृह काउंसिल द्वारा 12वीं ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, गृह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के लिए भारत की राष्ट्रीय रेटिंग प्रणाली है। इसकी कल्पना द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी द्वारा की गई है एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से इसे विकसित किया गया था। बताइए क्या है गृह के बारे में सही स्टेटमेंट? गृह के बारे में आपको बताना है, सही स्टेटमेंट क्या है? जवाब दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है गृह। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग। देखो पहला क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए नहीं है स्टूडेंट, ये भवन निर्माण को रेटिंग दी जाती है। भवन निर्माण की रेटिंग के लिए, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए नहीं है। ओके, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में ई स्वातिनी देश के प्रधानमंत्री एम्ब्रोजो मंडबुलो देलमेनी का निधन हुआ है। यह किस महाद्वीप के अंतर्गत स्थित एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, यानी कि लैंडलॉक्ड स्थलबद्ध देश है। ये किस देश के महाद्वीप के अंदर है? ये किस महाद्वीप में है ये बताइए? साउथ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, यूरोप।
और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अफ्रीका। देखो अफ्रीका महाद्वीप में है ये, जो इधर मोजाम्बिक और इधर साउथ अफ्रीका के बॉर्डर पे स्थित एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। ई स्वातिनी, जिसको स्वाजीलैंड के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ के प्रधानमंत्री का निधन हुआ है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2020, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण है ये, ट्रेनिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस रिपोर्ट में भारत की नवीन शिक्षा नीति में शामिल तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण की दृष्टि पर प्रकाश डाला गया। यह रिपोर्ट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ एजुकेशन द्वारा निकाली जाती है। बताइए क्या सही उत्तर है स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2020 के बारे में? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। स्टेटमेंट एक सही है, सेकंड रॉन्ग है, क्योंकि इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ एजुकेशन के द्वारा नहीं, जो यूनिसेफ के द्वारा इसको निकाला गया, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इसका रॉन्ग हुआ। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं और करना चाहिए भी। मैं आपको यही कहूंगा, आपका पास ये कोई बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आज अनअकैडमी आप लोगों के सामने। आप देखो दिन रात हम आपके सामने इतनी मेहनत करते रहते हैं, इतना क्वालिटी कंटेंट लेके आ रहे हैं। ऑफलाइन क्लासेस में ये आपको कभी नहीं मिलेगा, ये सिर्फ ऑनलाइन ही मिल रहा है और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे ही मिल रहा है। तो प्लस और आइकॉनिक दो ऑप्शन है, प्लस 1 महीने से लेके 3 साल तक का है, साल भर की फीस, 2 साल की फीस, 3 साल की जो भी लोगे आप, उसमें अगर मेरा रेफरल कोड नवीन1 अप्लाई करोगे तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आइकॉनिक भी ले सकते हो, इसमें आपको पर्सनली एक कोच मिलेगा जो आपको पर्सनली देखेगा, मेंस आंसर, क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, स्टडी प्लान्स होंगे, पर्सनल फीडबैक मिलेगा। ये साल, 2 साल, 3 साल का ऑप्शन है। 3 साल की फीस है, इसमें अगर आप मेरा रेफरल कोड नवीन1 अप्लाई करते हो तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इसी तरह से आप अपने ऑप्शनल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मतलब पॉल साइंस, इकोनॉमी हो, हिस्ट्री हो, हिंदी लिटरेचर हो, कोई भी आपका ऑप्शनल हो, सब तैयार कर सकते हैं अनअकैडमी पे। साल भर से लेके 3 साल का ऑप्शन है। साल भर की फीस 27,500, 2 साल की 40,000 और 3 साल की 50,000 है। मेरा रेफरल कोड नवीन1 अप्लाई करोगे तो 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही है तो उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अनअकैडमी को सब्सक्राइब कीजिए। जब भी एडमिशन ले, कोई मेरा कोर्स देखना हो तो रेफरल कोड नवीन1 है, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है जहां से आप मेरी क्लासेस के पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हो। अपकमिंग शेड्यूल सब वहीं पे अवेलेबल रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर दी वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे, कल फिर से मिलते हैं। गुड नाइट।